बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 10 के साइंस के अंशाल्प को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक सेट को हम क्या करेंगे बेटा, बारी बारी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सबको पता भी है कि आपके एग्ज़ाम डेट भी आ गए हैं। 16 फरवरी से आप सबके पेपर भी हैं, ठीक है। तो बेटा टाइम बचा नहीं है, बहुत मुश्किल से 1.5 महीने या 1 महीने कह सकते हो, 1 महीने का एग्ज़ाम मतलब टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो यही समय है बच्चे, 1 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। क्योंकि 1 महीने अगर आप ढंग से भी मेहनत कर लेंगे बेटा ना, तो आने वाले जो भी पेपर भी होंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है बेटा, आप उसमें अच्छे मार्क्स क्या करोगे, गेन कर सकते हो। तो अगर जितने भी बच्चे हैं बेटा, ठीक है, अभी तक कुछ भी कर रहे हों, चलो ठीक है, नहीं पढ़ रहे थे किसी कारणवश, लेकिन बेटा जितना 1 महीने के अंदर जितना भी आपको पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, केवल उतना ही बेटा आप करके चले जाओगे तो गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं, आपका जो नंबर है 85 या 90% से कम नहीं आएगा। केवल आपको 1 महीने कंटिन्यू हम लोग के साथ बने रहना है आपको, ठीक है। तो अभी ये जागने का वक्त है बेटा, तो उठ जाओ, जगो, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक लगे रहो, ठीक है ना। एक कहावत भी कही गई है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है बेटा। तो अब जागो, आराम से क्या करो बेटा, 1 महीने 1.5 महीने जो भी एग्ज़ाम चलता है आप कंटिन्यू क्या करो, उसमें मेहनत करो बेटा, ठीक है। तो आज हम पहला बेटा आज अंशाल्प कक्षा 10 के अंशाल्प को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बच्चे। और सबसे पहले हम आपको सेट नंबर भी लिख रहे हैं, कौन सा सेट है, कौन से ईयर्स का है, ठीक है। सेट नंबर फर्स्ट है 2019 का है बेटा, 824 बीजे। सेट नेम क्या है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेट नंबर फर्स्ट है, सेट नंबर 1 है, और ये कब का है बेटा, 2019 का है। और जो सेट नंबर है 824 बीजे, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है बेटा, ठीक है, 2019 का है पेपर कोड। आज इसी को हम क्या करने वाले हैं बेटा, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सभी से बेटा जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर अंशाल्प नहीं लिए हैं तो बेटा अंशाल्प ले लो, अंशाल्प खोल लो, सेट नंबर ये देख लो 2019 824 बीजे कहाँ पे है, उसको खोल के आराम से मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखो और फिर मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 वोल्ट ऑब्लिक लिखा है 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। क्या बोला है बच्चा, कह रहा है कि 200 वोल्ट और बटा 100 वाट जो बल्ब है, बल्ब को यदि 100 वोल्ट का प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। ध्यान से सुनना, तुमसे शक्ति पूछा गया है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, कोई बल्ब है बेटा, बल्ब का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, पावर कितना है, 100 वाट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये P1 की वैल्यू है बेटा, तो हम लिख लेते हैं कितना वाट दे रखा है, 100 वाट। विभवांतर को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो मान लेते हैं पहला विभवांतर दे रखा है, इसलिए इसको किससे लिखते हैं, 200 वोल्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि जो बल्ब है बेटा 100 वाट का, और उसका विभव कितना है बेटा, विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट है, उसका प्रतिरोध कितना होगा उस बल्ब का। तो आपको पता है, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया है कि बेटा सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर P बराबर सूत्र होता है बेटा V²/R, ये सूत्र होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, P के जगह P1 कर दूँ और V के जगह क्या कर दूँ, V1 कर दूँ, तो V1² बटे क्या होगा, R के स्थान पे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V1² क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो V1 का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, तो स्क्वायर है बेटा, तो 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, बटे P1 का मान कितना दे रखा है बेटा, 100। तो 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200, और 200 का गुणा बेटा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आपका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो उस बल्ब जो 100 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट उसका विभवांतर है, ठीक है ना बेटा, उसका प्रतिरोध कितना आया बेटा, 400 ओम आया, ठीक है ना। तो फिर ये कह रहा है कि अगर इसी बल्ब को हम कितना वोल्टेज दें, कितना विभवांतर दें बेटा, 100 वोल्ट विभवांतर दें, तब उस बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, यही सूत्र लगाना है कि बेटा ये P बराबर V²/R। अब हमसे शक्ति पूछ रहा है, तो उस शक्ति को मान लेते हैं किससे, P2 से। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा,
V2² बटे R की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यही प्रतिरोध आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, R1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, V2 का मान कितना दे रखा है बेटा, हम लिख लेते हैं। V2 का मान कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो 100 गुणे 100 हो जाएगा बटे R1 का मान कितना ओम दे रखा है बेटा, 400 ओम दे रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 100 एकम 100 का भाग 400 में देखो तो 4 बार जाएगा। तो ऊपर आ गया क्या बेटा, P2 बराबर 100 बटा 4। इसको भाग दो बेटा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो P2 बराबर कितनी शक्ति आ गई बेटा, 25 वाट आ गई, ठीक है। कि अगर किसी बल्ब का पावर कितना है, 100 वाट है और विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट है, ठीक है ना, तब उसका प्रतिरोध कितना आया, 400 ओम। अगर उसी बल्ब का बेटा क्या कर दे, विभवांतर हम कितना 200 से कितना कर दें, 100 वोल्ट कर दें बेटा, तब उस बल्ब का जो शक्ति होगा, पावर होगा, कितना वाट हो जाएगा बेटा, 25 वाट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है बेटा, 25 वाट, ठीक है ना। तो फटाफट इसको आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो बेटा मैंने आपको दर्पण में 6 प्रॉपर्टी भी करा रखे हैं कि उत्तल दर्पण में 2 प्रॉपर्टी होती हैं और अवतल दर्पण में 6 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। कि वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अवतल दर्पण मैंने बताया था कि अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बेटा, अनंत पे बनेगा। ऐसे मैंने वस्तु को और मैं क्या किया बेटा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगा बेटा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच से बनने लगा। जब हम वस्तु को और आगे ले गए बेटा, वक्रता केंद्र पे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो ये चीजें मैंने एक एक करके बेटा मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अवतल दर्पण में भी किया है और उत्तल दर्पण में बेटा 2 स्थिति होती है। तो तुमसे उत्तल दर्पण के लिए पूछ रहा है, एक होता है बेटा उत्तल दर्पण की अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो आप सिर्फ इतना कहना बेटा कि अगर वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। और अगर वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है बच्चा, वो बनता है हमेशा आभासी, और आभासी जब भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसको आप फटाफट लिख लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला का ख करते हैं। ख में कह रहा है कि अनंत और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं ला आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है दर्पण के पीछे ध्रुव और एफ के बीच बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे ध्रुव और एफ के बीच आभासी और उल्टा बनेगा। दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा बनेगा। दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा बनेगा और फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको बताया है कि कौन से दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पे इस प्रकार पॉलिश करे कि क्या हो बेटा, परावर्तन कहाँ हो बेटा, उसके उभरे हुए तल से हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं लल्ला, अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा, फोकस हो गया। ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को कहाँ रख रहा है बेटा, बेटा अनंत और ध्रुव के बीच। हम मान लेते हैं ये अनंत है तो किसी वस्तु को हमने यहाँ पे रखा तो आपको मैंने बताया ये वस्तु का नाम है कितना, मान ले बेटा ये वस्तु को हम क्या बोले, ए बी। अब अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर, मैंने चिन्ह परिपाटी के नियम में भी बताया है और प्रतिबिंब बनाने के नियम में भी बताया है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है बेटा, अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में बेटा जाती हुई प्रतीत होती है। इधर पॉलिश किया गया तो प्रकाश इधर आएगा नहीं, ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इस किरण को आप क्या करोगे बेटा, पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा बेटा, अगर मैं वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणों को पास कराऊं तो क्या हो जाएगा, उसी मार्ग में किरण वापस आ जाएगी बेटा। लेकिन जब इसको आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे बेटा तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है बेटा, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोनों किरणें कहाँ मिल रही है बेटा, यहाँ पे मिल रही है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। अगर रियल में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, अगर मिलती हुई प्रतीत होती बेटा तो कैसा प्रतिबिंब बनाएंगी, आभासी। तो हम कह सकते हैं एक किरण बेटा ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में नहीं मिल रही बेटा, पीछे बढ़ाने पे मिल रही है। तो हम कह सकते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। इसका नाम दे देते बेटा A1 और B1। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को कहां रखा जाए, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है बेटा, तो प्रकृति भी पूछा है तो सीधा बनता है
और सीधा जब भी बनेगा बेटा तो कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा बेटा, ध्रुव P के बीच बनेगा और फोकस F के बीच बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है लल्ला, पहला ऑप्शन सही होगा, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर ख का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आप टिक कर लो। और ग में क्या कह रहा है, ग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है। ये सूत्र मैंने अपवर्तनांक में आपको क्या पढ़ा रखा है कि सूत्र होता है बेटा ये कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, C/V पढ़ाया है। अपवर्तनांक बराबर C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। अगर देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, अपवर्तनांक दे रखा है, किसका अपवर्तनांक दे रखा है बेटा, कांच का। तो म्यूजी का मान आपको दे रखा है बेटा 1.5 दे रखा है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो आपसे पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है कांच का, तो कांच में तुमसे क्या पूछा जा रहा है, कांच में प्रकाश की स्पीड कितनी होगी। तो ये सूत्र लगा लो बेटा। अगर मैं यहाँ से B का मान निकालना चाहूँ तो B बराबर क्या होगा, C/μ। अगर हम यहाँ पे कांच में स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या बना सकते हैं, C/μg। मतलब अगर अपवर्तनांक हम कांच का रखेंगे तो स्पीड कहाँ पे आएगा बेटा, कांच में ही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, C का मान आपको दे रखा है 3 × 10⁸ और बेटा म्यूजी का मान कितना दे रखा है 1.5। तो आप बेटा 1.5 का भाग 3 में दोगे तो 1.5 दूनी कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, पहला ऑप्शन दे रखा है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो दे रखा है बेटा 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं सही है। क्यों, क्योंकि आ कितना रहा है, 10⁸ आ रहा है। फिर तीसरा चेक कर रहे हैं तो 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। चौथा बेटा कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो चौथा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो बेटा, टिक कर सकते हो। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर घ करते हैं। फर्स्ट का घ क्या कह रहा है, घ कह रहा है निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है ना, तो चलो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ क्या कह रहा है, फर्स्ट का घ ध्यान से सुनो। कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लल्ला तो आपको पता है कैसे करना है। क्वेश्चन ऐसे बनाया गया आपका, ये आपका बिंदु A है और ऐसे परिपथ बना दिया गया है। ये 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है और ये भी 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। और फिर यहाँ पे बिंदु B दिखा दिया गया है। ठीक है, आपसे कहा गया ये 1 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 1 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा रखा है, क्या लगा रखा है बेटा, यहाँ पे लगा रखा है 0.5 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पे B लिख दिया गया है 0.5 ओम का प्रतिरोध। तो तुमसे पूछ रहा है कि A और बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो जब भी कभी भी ऐसे दिक्कत आ जाए बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप कुछ ना करो, A को बेटा एक ऐसे बैटरी से जोड़ दिया करो, B को भी क्या करो ऐसे बैटरी से जोड़ दिया करो। चाहे जिसको प्लस बना लो चाहे जिसको माइनस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुंजी लगाना चाहो तो कुंजी भी लगा दो। देखो ध्यान से, तो आपको मैंने सिंपल सा बता रखा है तरीका बेटा कि धारा किधर प्रवाहित होता है बेटा, प्लस से माइनस। तो धारा यहाँ से चला ऐसे। अब देखो जहाँ पे धारा यहाँ पहुंचेगा बेटा तो कितने रास्ते हैं धारा के पास, 2। एक तो धारा कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर धारा डिवाइड हो, जहाँ पे करंट बटे बेटा, वो दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे बेटा, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ I बेटा 2 भागों में बट गया बेटा, कुछ I का भाग इधर चला गया, I1 मान लेते हैं, और कुछ I का भाग I2 जो बचा इधर चला गया। तो ये दोनों प्रतिरोध क्या होंगे बेटा, इधर से हमारा I1 आ रहा है, इधर से हमारा I2 आ रहा है। तो देखो ध्यान से, इधर I2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है I1। तो इधर मिलके कौन जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा। ये किसके बराबर था, I के बराबर, क्योंकि I हमारे कितने भागों में बट रहा था, 2 भागों में बट रहा था। तो मैंने सिंपल सा आपको क्वेश्चन क्या बताया है कि जहां भी करंट डिवाइड हो वो आपको क्या कर देना, वो प्रतिरोध कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन मैंने पढ़ा रखा है और श्रेणी क्रम में संयोजन भी पढ़ा रखा है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बेटा, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे जितने भी प्रतिरोध होंगे बेटा डॉट 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 करके हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा क्रम संयोजन है बेटा, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने आपको क्या बताया है, r बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट डॉट
आर्यन, ठीक है। ये कौन सा क्रम संयोजन होता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रतिरोध कौन से क्रम में आ गया बेटा? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो बेटा 1 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, प्लस इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 1 कितना हो गया? 2। तो 1/r का मान कितना आ गया? 1/r का मान आ गया 2। जब इस r को पलटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2/1 लिख सकते हो इसको। जब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1/2, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं? 1/2। तो जब अगर हम क्या करें, इन परिपथ को सॉल्व करें, अगर इसी चीज को हम क्या करें, अच्छे एक डायग्राम और बनाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ध्यान से, एक स्क्रीनशॉट लो इसको, एक डायग्राम बनाते हैं और उसको अच्छे से समझाते हैं आपको। तो देखो ध्यान से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/2 ओम का प्रतिरोध लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे आ जाएगा, ऐसे कुछ तरह का बन जाएगा बेटा प्रतिरोध हमारा, इस तरह से। क्योंकि दोनों को सॉल्व किया है तो कितने ओम का प्रतिरोध आया? 1/2 ओम का प्रतिरोध। अब देखो ध्यान से, अब जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। तो कहने का मतलब बेटा कि करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब धारा का मान नहीं बदले तो समझ लो कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ये प्लस ये ओम। तो आपको पता है बेटा श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं? तो r, इसको r माना, इसको r डैश मान लो। तो r प्लस दिस, इसको अगर आप मानना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 1/2 प्लस 0.5। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसका मान भी कितना आएगा? 0.5 और प्लस 0.5। तो 0.5 कितना ओम हो गया बेटा? 1 ओम हो गया। तो R डैश का मान, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? ए और बी के बीच का 1 ओम आ गया बेटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर घ का तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फटाफट इसको आप नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है? इन चीज़ों पे हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लो फटाफट और फिर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का क देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क क्या कह रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष से क्या होता है बेटा? मैंने बताया कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं बेटा? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपसे पूछा है इसका परिभाषा कि दूर दृष्टि दोषों को आप परिभाषित कीजिए। तो फटाफट अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिखो, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं बेटा? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसको पूछ रहा है कि इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि में बेटा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेटा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेटा क्या करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखना, अगर लिखना चाहो तो निवारण लिख सकते हो कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। तो अगर 1 नंबर आपने परिभाषा लिख दिया है, दूसरा आपको ये लिखना है तो उसमें हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं निवारण। निवारण में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार को दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या हो गया बेटा? 2 का क हो गया, ठीक है। अब 2 का ख क्या कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता है बेटा कि आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो सूर्य की प्रकाश से किरणें होती हैं बेटा उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकीर्णन आपको पढ़ाया गया है कि क्या होता है बेटा कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है वायुमंडल में चलती हैं तो वायुमंडल में क्या होती है, जो कण होते हैं बेटा उनसे टकरा कर क्या हो जाती है? फैल जाती हैं, मतलब स्कैटर हो जाती है। लाइट जो होती है बेटा वो फैल जाती है। तो लाइट का फैलना ही तो क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप सिंपल सा बताओ कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि कितने रंग होते हैं प्रकाश में बेटा? 7 रंग होते हैं, वो आपको पता है विबग्योर, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन ज्यादा फैलती है? तो आपको पता है कि वायलेट सबसे ज्यादा विचलित होती है। क्यों? क्योंकि वायलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो कम विचलित होती है और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है बेटा वो ज्यादा विचलित होती है। तो कहने का मतलब ये बेटा
वायलेट विचलित होगी, ये भी विचलित होगी, ये भी। तो सबसे कम विचलित कौन होगी? रेड। लेकिन बेटा ब्लू कलर की जो भी होती है वो भी क्या होगी? विचलित होगी। तो जो फैलती है ना बेटा, तो क्या होता है? प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन तो कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये लिख लेना बेटा कि किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है बेटा? नीला दिखाई देता है।